हमने बात की थी ड्रग इलिमिनेशन की। इलिमिनेशन को मैंने डिफाइन किया था कि इलिमिनेशन इट इज द एक्शन टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग। बिकॉज हम जब भी कोई ड्रग देते हैं तो हमारे पास दो पर्पज होते हैं। पहला पर्पज कि ड्रग जाए अपना काम करे, और दूसरा काम करने के बाद वो बॉडी से जो है निकल जाए, या एटलीस्ट अगर जब तक बॉडी के अंदर है तो वो कोई खराबी ना करे, वो इनएक्टिवेट हो जाए। वी डू दैट बाय मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग ने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद अब टाइम आता है जो उसकी एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक्शन टर्मिनेशन, stopping the drug from acting. Elimination does not mean removal of drug from the body. Elimination means action termination. And this action termination is accomplished inside body by two methods. One is either the body metabolizes it and converts it into inactive form so that कि अगर ये बॉडी के अंदर है तो चुप करके साइड पे पड़ी रहे, एक्शन प्रोड्यूस ना करे। दूसरा काम क्या होता है, द बॉडी इट एलिमिनेट्स द मेटाबोलाइज्ड ड्रग और इट एलिमिनेट्स द पेरेंट ड्रग। बॉडी वो डिपेंड करता है ड्रग की उसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो ये दोनों काम होते हैं, क्योंकि बॉडी में रहना है तो इंसान बन के रहो, इनएक्टिव फॉर्म में रहो, या फिर बाहर जाओ। ये दो ही तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं, एक्शन टर्मिनेशन करते हैं। तो वी कैन से दैट एलिमिनेशन इट इज द combination of drug metabolism and drug excretion. Excretion is what? Excretion is permanent removal of body from permanent removal of drug from the body, either in the urine or in the feces or in the sweat, in the tears, in the saliva, not in the saliva, so you can say in the saliva, or any other possible route from which a drug can be removed from the body, even in the breast milk. ये तो एलिमिनेशन था बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ड्रग क्लियरेंस, उसकी डेफिनेशन आप में से काफी बच्चों ने सही बताई, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। जब कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज ड्रग क्लियरेंस, तो आपने बताना है ड्रग क्लियरेंस इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। बस इतना ही बताना है। एलिमिनेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई ड्रग की एलिमिनेशन फास्ट होती है, किसी ड्रग की एलिमिनेशन स्लो होती है। कुछ ड्रग्स विद इन मिनट्स एंड आवर्स बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डेज, वीक्स, इवन फॉर मंथ्स एलिमिनेट होती रहती हैं। आपने फील किया होगा कि आप कभी बीमार हुए और आपने एंटीबायोटिक खाई हो, तो आप ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको 5-7 दिन तक एंटीबायोटिक का जो बैड टेस्ट होता है वो आपको फील होता है इन योर सलाइवा, बिकॉज ड्रग इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सक्रीटेड एट अ स्लो रेट। सलाइवा में जो भी ड्रग एक्सक्रीट होगी उसका टेस्ट आपको मुंह में आएगा। है आप कहते हैं कि जी बड़ा गंदा टेस्ट है, अभी तक मुंह में भी कड़वाहट सी है, या बड़ी अजीब सी मेटेलिक सी फीलिंग है, मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, दैट इज बिकॉज ड्रग इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द सलाइवा। तो कुछ ड्रग्स स्लो एलिमिनेट होती हैं, कुछ फास्ट एलिमिनेट होती हैं। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये तीन वर्ड्स हैं बेटा। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डिस्क्राइब्ड और डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ क्लियरेंस। इतना भी बता दो तो अब समझ आती है कि आपको कॉन्सेप्ट है। ठीक, रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब एग्जैक्टली क्लियरेंस क्या होते हैं? क्लियरेंस इट इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग divided by the concentration of drug in the plasma. This is called clearance. अब हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किडनी भी एलिमिनेट करते हैं ड्रग्स को वाई विया एक्सक्रीशन। लिवर भी एलिमिनेट करता है विया मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स एंड सम अदर ऑर्गन दे आर इन्वॉल्वड इन द एलिमिनेशन। अब हर ऑर्गन की फिर क्लियरेंस डिफरेंट होगी। आपने एक ड्रग ली, उसका लेट्स सपोज उसका मेजर पोर्शन जो है वो किडनी से रिमूव हो रहा है, तो हम कहेंगे द क्लियरेंस of this drug is maximally dependent upon the kidneys because kidneys they are eliminating the drug at faster rate। और वही सेम ड्रग उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, very slow amount or very small amount is metabolized in the liver
and then we will say that the rate of elimination of this drug by the liver, it is small or slow. ये देखो जी, अब keep following the pointer. This is the clearance of kidneys, this is clearance of liver, this is clearance by other organs. अब बेटा मैंने क्या बात की, अच्छा अब जब सबसे पहले जो ड्रग है वो जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं वो ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद वो टारगेट टिश्यूज पे पहुंचती है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, एंड आफ्टर दैट द एलिमिनेशन फेज स्टार्ट्स, जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब एक्सक्रीट होती है। अब जो भी ऑर्गन्स हमारे पास इन्वॉल्व है एलिमिनेशन में, सबका एक अपना रेट है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग, उस ड्रग को एलिमिनेट करने का। अब वही ड्रग अगर किडनी के पास गई है तो हम कहेंगे क्लियरेंस ऑफ द किडनी इट इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय द किडनीज, कि किस स्पीड से किडनी उसको एलिमिनेट कर रहा है। ये सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? कंफर्म करें प्लीज, मेरी आवाज और ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही यस है? सर, आ रही है सर। ठीक है, एक बच्चे ने मैसेज किया ना कि स्क्रीन ठीक नजर नहीं आ रही, चले ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था बेटा क्लियरेंस, ब्लड के अंदर ड्रग है, अब ड्रग हर ऑर्गन को जाएगी जो जो एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किडनी की, किडनी को ब्लड गया और किडनी ने जो है उसमें से ड्रग को एलिमिनेट किया। अब हम क्लियरेंस बाय किडनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय किडनी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो एलिमिनेशन का रेट, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रेजेंटेड टू किडनीज। ये बात जरा समझने वाली है यहाँ पे। This C does not mean concentration of drug in plasma. No, it does not mean concentration of drug in plasma. It means concentration of drug presented to the kidneys. इसी तरह बेटा clearance by liver it is equivalent to rate of elimination by the liver. अब rate of elimination by the liver का मतलब है कि अब लिवर जो है ड्रग को एक्सक्रीट भी कर सकता है, अब लिवर ड्रग को मेटाबलाइज भी कर सकता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप अनॉइड फील नहीं करना। एलिमिनेशन इट इज इक्वल टू ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं, ड्रग को मेटाबलाइज भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उनमें से एक लिवर है। किडनी भी ये काम कर सकता है। अब लिवर में एंजाइम्स होते हैं, ड्रग को वो मेटाबलाइज करेंगे और लिवर जो है वो बाइल के थ्रू जो है ड्रग को एक्सक्रीट भी कर देगा और फिर ड्रग अल्टीमेटली फीसेस में एक्सक्रीट हो जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रग कि वो एलिमिनेट हो सकती है कि नहीं। So clearance by liver it is equal to rate of elimination by the liver divided by concentration of the drug presented to liver. अब ब्लड फ्लो लिवर का और ब्लड फ्लो किडनी का सेम नहीं है। किडनी का ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिवर। लिवर की भी अच्छी सप्लाई होती है लेकिन किडनी का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है। किडनी इज वेरी रिचली सप्लाइड। तो जिस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई जितनी रिच होगी उस ऑर्गन को उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ड्रग की डिलीवर की जाती है। सो इसी तरह बेटा और ऑर्गन्स जो हमारे पास एलिमिनेशन के, जो मैंने बताया आपको कि टीयर्स में भी एक्सक्रीट होती हैं ड्रग्स, सलाइवा में भी होती हैं एक्सक्रीट, ब्रेस्ट मिल्क में भी होती हैं एक्सक्रीट ड्रग्स। सो क्लियरेंस बाय अदर ऑर्गन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय एनी अदर ऑर्गन, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय concentration of drug delivered to that particular organ. So if we want to individually calculate the clearance कि कौन कौन सा ऑर्गन कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एलिमिनेशन के अंदर, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो टोटल क्लियरेंस क्या है और उस ड्रग की, सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस लास्ट इक्वेशन। total clearance it is equal to clearance by kidneys, by clearance by liver and clearance by any other possible organ which is involved in the clearance of that particular drug. I hope कि आप लोगों को समझ आ गया। So this is called clearance. What is importance or clinical significance of clearance? कौन बताएगा जी? Anyone? गलत बता दो कोई बात नहीं। क्लियरेंस क्यों पढ़ाई मैंने? क्लियरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? सर उसका एक्शन का मैग्नीट्यूड देखने के लिए कि कितनी देर तक कितनी देर एक्शन कर सकती है।
ठीक है बेटा, और कोई? सर हाफ लाइफ चेक करने के लिए। आप लैब चेक करने के लिए, ठीक है। और बेटा? सर वो ड्रग्स जिनका रेट क्लियरेंस ज्यादा हो, उनका इफेक्ट जो होगा वो मतलब कम और मतलब कम टाइम के लिए परसिस्ट करेगा, और जिनका रेट ऑफ एलिमिनेशन या फिर क्लियर कम होगी वो ज्यादा देर तक परसिस्ट करके परफॉर्म करेंगी। यहाँ तक तो आप ठीक हो, आधा ठीक हो, 50% बता दिया। इसके आगे चलो, फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है? सर किसी ऑर्गन के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज पता करने के लिए कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी से डोज देंगे। शाबाश, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लियरेंस। आधा बताया नकीब ने, आधा बताया मेरा ख्याल है लाइबा ने। नकीब ने ये बताया कि जी जिस ड्रग की क्लियरेंस रैपिड होगी, फास्ट होगी, रेट ऑफ एलिमिनेशन उसका बहुत फास्ट होगा, तो हम जो है तो उस ड्रग की कंसंट्रेशन जो है, एक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी डाउन कर जाएगी। तो नेक्स्ट लड़की ने बताया कि जी इस कंडीशन के अंदर फिर ऐसी ड्रग्स को हम उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम बढ़ा देंगे, उनको हम बार बार देंगे। तो दिन में 4 दफ़ा खिलानी पड़ेगी ड्रग, दिन में 6 दफ़ा खिलानी पड़ेगी, दिन में 10 दफ़ा खिलानी पड़ेगी, क्योंकि उनका रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा है, क्लियरेंस उनकी फास्ट है, हाई क्लियरेंस उनकी, दे आर रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी। तो वेरी गुड जी, बहुत अच्छा बताया। तो इसको हम फिर एक टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं, मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज हम देते हैं, मेंटेनेंस डोज के वी वांट द ड्रग concentration to be maintained at a therapeutic level for the effective effects, for the good effects। अगर हम therapeutic level पे concentration maintain नहीं करेंगे तो इफेक्ट, टोटल इफेक्ट नहीं आएगा और डिजीज और द प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम देते हैं मेंटेनेंस डोज, just to maintain the effective concentration or the steady state concentration। what is steady state concentration? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। व्हाट इज लोडिंग डोज? चलो मेंटेनेंस डोज की तो बात मैंने कर ली, व्हाट इज लोडिंग डोज? So achieving a specific concentration of drug rapidly by rapidly administering it. Why we do that? हम कुछ ड्रग्स की लोडिंग डोज देते हैं, कुछ की नहीं देते, ऐसा क्यों करते हैं? तो जब थेरेपी शुरू करते हैं तो उस वक्त थेरेपेटिक इफेक्ट हासिल करने के लिए जल्दी जो देते हैं उसको लोडिंग डोज। क्या हर ड्रग के साथ ऐसा करते हैं? नो सर, जिनकी इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उनके लिए हम ज्यादा देते हैं लोडिंग डोज, ताकि उनकी वो कंसंट्रेशन अचीव हो जाए। अच्छा, इससे पहले लोडिंग डोज से पहले कैन आई से कि मेंटेनेंस डोज इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्लियरेंस? पीछे आ रहा हूँ पिछली बात पे। मेंटेनेंस डोज इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्लियरेंस, यस वी कैन से दैट। व्हाई? इमरजेंसी सिचुएशन हो। हाँ, पढ़ते नहीं हो और 2 नंबर लोगों, पढ़ते नहीं हो, इस चीज को तो मान लो ना, कि नहीं मानना? यस सर। चलो मैं दिखा देता हूँ। असल में मैं खुद ऊपर नीचे पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। हम स्टेडी स्टेट मेंटेनेंस के लिए हमें रेट ऑफ एलिमिनेशन को इक्वलाइज करना होता है हमारे डोजिंग रेट का। ये देखो जी, ये है, दिस इज द फार्मूला, नजर आ रहा है? यस सर। This is the equation as the formula to calculate the maintenance dose। मेंटेनेंस डोज कह लें या उसको डोजिंग रेट कह लें, डोजिंग फ्रीक्वेंसी कह लें,
हम इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, और इसके अंदर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज क्लियरेंस. डोजिंग रेट इट इज इक्वल टू क्लियरेंस into desired plasma concentration divided by bioavailability. The clearance, it is of extreme importance. This CL clearance. Clearance is directly proportional to the dosing rate. ठीक है, अगर क्लियरेंस ज्यादा है किसी ड्रग की तो डोजिंग रेट भी ज्यादा होगा, डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी. क्लियरेंस कम है, ड्रग आराम आराम से एलिमिनेट होती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कम है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी. तो क्लियरेंस की जो है क्लिनिकल एप्लीकेशन वो मेंटेनेंस डोज के अंदर है. इसी तरह बेटा जो हमारे पास है ना लोडिंग डोज, पहले समझा लूं फिर बताता हूँ. जो बेटा लोडिंग डोज है ना, हम लोडिंग डोज का मतलब ये है कि आप थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एकदम से आप पेशेंट को ना लोड कर देते हैं बाय गिविंग अ बोलस अमाउंट ऑफ ड्रग. ठीक है, मतलब आप एक साथ उसको हाई अमाउंट दे देते हैं. वाई? उसके लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को. कौन बताएगा? मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा मैं बता देता हूँ. देखें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द टोटल वॉल्यूम इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड. हम जब भी कोई ड्रग देते हैं वो अल्टीमेटली घूम घाम के कहाँ पहुँचती है बेटा? प्लाज्मा के अंदर. और हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि ड्रग प्लाज्मा में ही रहे. ठीक है, क्योंकि अगर प्लाज्मा में रहेगी तो वो अपने टारगेट टिश्यूज पे पहुंचेगी. रास्ते में यहाँ वहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी तो वो तो फिर अच्छी बात ना हुई. हमने अगर 20 यूनिट्स दिए हैं ड्रग की और 20 के 20 ही हमारे पास प्लाज्मा के अंदर हैं, it means that is a good drug and it has very small volume of distribution या low volume of distribution because it is distributed in blood only. लेकिन अगर ये ड्रग ब्लड से निकल के चली जाए जी, बाहर निकल जाए CSF के अंदर, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चली जाए, या काफ़ी सारी अमाउंट उसकी ब्रेन उठा ले, काफ़ी अमाउंट उसकी किडनी उठा ले, काफ़ी सारी अमाउंट इसकी CSF में चली जाए, काफ़ी अमाउंट यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टिश्यूज़ के अंदर, डिफरेंट फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ब्लड के अंदर 20 में से सिर्फ रह जाए 10 या 5 रह जाए, तो हम कहेंगे कि जी ब्लड में तो कम है, एंड वी विल लेबल इट एज दैट दिस ड्रग इट हैज़ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बड़ा फैली हुई है यहाँ वहाँ. तो अब ऐसी ड्रग जो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है, वो मतलब कि वो ब्लड में नहीं रहती, उसको फिरने टुरने का शौक है, यहाँ वहाँ चली जाती है, तो बेटा हमें तो ऐसी ड्रग नहीं चाहिए, और हम तो चाहते हैं ब्लड में थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे. और ड्रग्स आप अलग काम कर रहे हैं, हमने उसको टीका लगाया, ब्लड में पहुंचाया, वो ब्लड से निकल गई, बाकी वॉल्यूम्स में चली गई. इस केस के अंदर फिर हम चालाकी ये करते हैं, हम कहते हैं अच्छा हमने 20 यूनिट लगाए और सिर्फ 5 यूनिट बच गए, तो हम फिर 100 यूनिट्स लगा देते हैं एक साथ ही, 5 टाइम्स ग्रेटर अमाउंट दे देते हैं. तो फिर क्या होगा? जब अमाउंट ज़्यादा देंगे, अब अगर 20 में से 5 यूनिट रह जाते हैं ब्लड में, तो 100 में से रह जाएंगे फिर 5 टाइम्स 25 यूनिट्स, हमारा काम हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द लोडिंग डोज. और ये उन सिचुएशन में देते हैं जहां हम ज़्यादा वेट ना कर सकते हो. जब हम चाहते हों कि जी आज की आज अभी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन जो है ना वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन समझाता हूँ अभी. अगर हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के अचीव होने का वेट करते रहे ना, उसमें बेटा टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाफ लाइफ. 4 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होती है, 3 या 4 दोनों ठीक है, बट द फेवरेबल इज 4. आफ्टर 4 हाफ लाइफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज अचीव्ड. अब उस ड्रग की अगर हाफ लाइफ है ही उसकी 1 डे की, 4 दिन के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी, और 4 दिन में बंदा मर गया हो तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी लोडिंग डोज दे देते हैं, एकदम उस पेशेंट को लोड कर देते हैं बाय गिविंग द बोलस अमाउंट और हाई अमाउंट. और लोडिंग डोज क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. अब मैं आपको इसका फार्मूला दिखाता हूँ. दिस इज लोडिंग डोज. देख सकते हो बेटा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रही है, एंड लोडिंग डोज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. High volume of distribution, you have to give a high amount in the loading dose. Low volume of distribution, you have to give low amount in the loading dose. Very low volume of distribution, no need to give loading dose. सादा में दिए जाओगे तो भी उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव हो जाएंगे. और समझ आई 2 नंबर लोगों
नहीं आई, आ गई होगी। ये और ये जो बायो अवेलेबिलिटी है ये कॉमन है दोनों में, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज में। एंड बायो अवेलेबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? सर जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन जो इफेक्ट के लिए हो, मतलब इफेक्टिव हो आफ्टर फर्स्ट पास इफेक्ट और अदर उसकी मेटाबॉलिज्म के बाद। शाबाश। So it is fraction of the drug which reaches the plasma. एक्सीलेंट। और कोई बच्चा? चलिए अब मैं इसको समराइज कर दूं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग which reaches the systemic circulation in an unchanged form। बेटा ये दो वर्ड आपने नहीं ना बोले, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, और एंड पे आपने इन एन अनचेंज फॉर्म, तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एक्सटर्नल एक्सेप्ट नहीं करते। मैं तो कॉन्सेप्ट सुन लूंगा, समझ जाऊंगा आपकी बात। अभी हमजा ने बताया वो भी ठीक था, नकीब ने बताया वो भी ठीक था, लेकिन एक्सटर्नल आएगा तो वो कहेगा दोनों गलत है। तो फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज फॉर्म। तो बेटा बात यह है कि जब भी हम कोई ड्रग देते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह ये कहाँ पहुंच जाए, ब्लड के अंदर। और हम ये भी चाहते हैं कि जितनी ड्रग दी है उतनी ही पहुंचे, रास्ते में जहाँ वहां से कोई ना खाए। आप किसी को गिफ्ट भेजते हैं, मिठाई का डब्बा भेजते हैं, आपने 2 किलो का डब्बा लिया, किसी को दिया है कि जी भाई जो उसको दे गया, तो आप चाहते हैं कि पूरा 2 किलो उस तक पहुंचे, और बीच में जिसको दिया है ना वो खा ना जाए उसको। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो ड्रग हमने ली उतनी ही पहुंचे ब्लड के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओरल ड्रग जब भी लेते हैं तो रास्ते में वो मेटाबलाइज होती है, स्टमक के एंजाइम उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, लीवर एंजाइम्स उसको मेटाबलाइज करते हैं, फिर जो बचा जाती है फिर वो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। That fraction of drug which reaches the systemic circulation in an unchanged form, that is called as the bioavailability। कि बायोलॉजिकली हमारे पास वही अवेलेबल है, बाकी तो खा पी के बीच में रास्ते वाले लोग। That is the bioavailable fraction or the total amount of drug which is present in the blood। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही इमरजेंसी है, और हम वेट नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं चाहते कि वो भाई बंदा बहुत सीरियस है, बंदे को निमोनिया हुआ है, बंदे को मेनिंजाइटिस है, सीवियर मलेरिया हुआ है, और हम वेट नहीं कर सकते कि भाई ये तो इमरजेंसी है, इसको अगर सही अमाउंट में ड्रग ना दी तो ये पेशेंट ऊपर नीचे हो सकता है, मरा सकता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ओरल ड्रग देते ही क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में चोरी हो जाएगी, थोड़ी बहुत पहुंचेगी ब्लड के अंदर। फिर हम देते हैं बेटा आईवी। तो हमें पता है आईवी जितनी भी देंगे वो 100% 100% जो है वो ब्लड में जाएगी, उसको कोई रास्ते में नहीं खाएगा। So bioavailability of the drug given by the IV route, it is always considered as 100%, 100%. And bioavailability of the drug given by any other route, it is considered as always less than IV route। आप चाहे oral दे दें, चाहे आप उसको टॉपिकली दे दें, ट्रांसडर्मल दे दें, पूरी अमाउंट नहीं पहुंचती, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो ही जाती है। सो बायो अवेलेबिलिटी की बात स्टार्ट हुई थी, तो बायो अवेलेबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोडिंग डोज। अगर तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है 100%, जब इफ द ड्रग हैज गुड बायो अवेलेबिलिटी देन वी विल गिव वेरी लेस लोडिंग डोज। हमें पता है कि जब हमें एक गोली दी है वो 90% ब्लड में चली जानी है, तो हम पे लोडिंग डोज की जरूरत नहीं समझते, हमें पता है कि जी 1 आध घंटे में चली जानी है। और इसी तरह अगर ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हाई है, तो हम मेंटेनेंस डोज भी जो है वो आराम सुकून से देते हैं। सुबह एक मेडिसिन दी थी, टैबलेट खिलाई थी, वो 95% ब्लड में चली गई है, अब आराम से उसको कल देंगे, कोई इशू नहीं है, जितने दी है सारी पहुंच गई है। तो मेंटेनेंस डोज की फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी बायो अवेलेबिलिटी हाई हो उतनी ही डोजिंग रेट या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उतना ही हम कम उसको देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लोडिंग डोज एंड व्हाट इज मेंटेनेंस डोज, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज।
Bioavailability, it affects loading and maintenance dose, and bioavailability, it has inverse relationship with loading dose and maintenance dose, whereas volume of distribution is directly proportional to loading dose and clearance is directly proportional to the maintenance dose. अब बात करते हैं, वापस चलते हैं जी हम क्लियरेंस के ऊपर. कौन बताएगा जी मुझे व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन? बात बेटा चल रही एलिमिनेशन की, ठीक है, बात चल रही है किसकी? अच्छा पहले यहाँ बात कर लें, ये लिखा है जी फार्मूला क्लियरेंस इट इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. ये जनरल बात हो रही है क्लियरेंस की, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की बात नहीं हो रही. अगर स्पेसिफिक ऑर्गन की क्लियरेंस की बात होगी तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय ड्रग कंसंट्रेशन प्रेजेंटेड टू दैट ऑर्गन. सो अगर हम चाहते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन को कैलकुलेट करें, देन नीचे लिखा है जी फार्मूला रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्विवेलेंट टू क्लियरेंस इनटू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये ड्रग है 5 यूनिट्स पर आवर इसकी जो है एलिमिनेशन रेट है कि 1 घंटे में उसके 5 यूनिट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट आप देखें, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन होगी 2.5 यूनिट्स पर आवर. ठीक है, it is due to the half life. ठीक है, 5 के बाद 2.5 क्यों हो रहे हैं और 2.5 के बाद 1.25 क्यों हो रहे हैं, उसका हाफ क्यों हो रहे हैं? अब जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है इट शुड बी कांस्टेंट, दैट इज अगर पहले 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट्स निकले हैं तो नेक्स्ट वीक 5 यूनिट्स निकलने चाहिए, नेक्स्ट वीक फिर 5 यूनिट्स निकलने चाहिए. सो रेट ऑफ एलिमिनेशन शुड बी कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट नहीं होता. व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन हाफ लाइफ दिस रेट ऑफ एलिमिनेशन. अब कैसे हम बात करते हैं इस चीज को? अच्छा उससे पहले एक और चीज आ गई, फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. कौन बताएगा जी? सर फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और जीरो ऑर्डर में होते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन. दोबारा बताएं. सर जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होती है ना, उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन होती है, और जो जीरो ऑर्डर होती है उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, सही बताया जी. फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन. अब जब एलिमिनेशन हो रही होती है तो उसको हम, उस एलिमिनेशन को हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर एंड इट कैन बी जीरो ऑर्डर. Majority of drugs, almost 99% drugs, they follow the first order kinetics of elimination. Only 3 drugs they follow the zero order kinetics of elimination. ठीक है. What is first order kinetics and what is zero order kinetics? अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमिनेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग. अगर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन हमने ज़्यादा दी है तो ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो भी ज़्यादा होगी. अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने कम दी है तो ड्रग की एलिमिनेशन भी कम होगी. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द लीनियर एलिमिनेशन, लीनियर फैशन में होती है. अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है? बड़ा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के नीचे मैंने लिखा हुआ फ्लो डिपेंडेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो. अब उससे पहले मैंने क्या बात की, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कि हमारे पास एक ड्रग है, इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन. अब वो ड्रग ब्लड में, ब्लड से जाएगी किडनी में और किडनी उसको बाहर यूरिन में निकाल देगा विया एक्सक्रीशन. हम कहेंगे जी एलिमिनेट हो गई. मैंने बात की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एलिमिनेट ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो एलिमिनेट भी कम होगी. एंड दिस काइनेटिक्स इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ द ब्लड. अगर ब्लड का फ्लो ठीक होगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो ये अच्छे से ये सारी चीज़ फॉलो होगी. अगर ब्लड का फ्लो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर रेट ऑफ एलिमिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द व्हाट फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स दैट ऑर्गन. अब आते हैं जी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे. जीरो ऑर्डर कौन से हैं जी? ये बागी लोग होते हैं. ये बागी लोग होते हैं, ये बिल्कुल बात नहीं मानते, जो मर्जी कह दो. ठीक है, ये बागी लोग होते हैं. फिर हम इनको हम नंबर कितने देते हैं? हम नंबर भी इनको फिर जीरो देते हैं, इनको फेल कर देते हैं. तो तुम बागी लोग हो ना, तुम जीरो नंबर लो. अच्छे लोगों को हमने 1 नंबर दिया कि 1 नंबर लोग हैं, वो फर्स्ट क्लास है.
कहते भी उनको फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट क्लास है। जीरो ऑर्डर है जी, ये क्या ऐसा गलत काम करते हैं कि इनको हम बागी लोग कहते हैं? ये कहते हैं जी कि सानू कोई परवाह नहीं है, चाहे कंसंट्रेशन हमारी कम हो चाहे ज्यादा हो, हम तो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर ही एलिमिनेट होंगे, चाहे आप 10 मिलीग्राम दो चाहे आप 1000 मिलीग्राम दो, हमारा जो एक रेट ऑफ एलिमिनेशन है असी दोनों कांस्टेंट रखना है। और ये सिर्फ 3 ही बागी लोग हैं, बागी हमेशा कम ही होते हैं, अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। So this is called zero order kinetics of elimination, in which the drug is eliminated at a constant rate, irrespective of the concentration of that drug in the plasma, or irrespective of the concentration of the drug given to the patient. Constant. अब इसको एक और नाम देते हैं जी, कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। अब इसको कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं कि जब हमने एक ड्रग दी, ब्लड में गई, ब्लड से फिर गई किडनी के अंदर, किडनी ने क्या करना है, ड्रग को एक्सक्रीट करना है, एंड एक्सक्रीशन इज वन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हमने दे दी ड्रग। अब जब हम ड्रग बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन भी बढ़ जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए ना बेटा, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और जब हम और बढ़ाएंगे ड्रग को तो ड्रग की एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी और बढ़ जानी चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में होता है। और ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर दें तो एलिमिनेशन भी कम हो जानी चाहिए। इनका लोचा ये होता है, इन ड्रग्स का इनका लोचा ये होता है कि एक्सक्रीशन जब होती है किडनी से, और जिस जिस प्रोसेस से एक्सक्रीशन हो रही होती है किडनी में, वो प्रोसेस जो है ना उसकी एक खास कैपेसिटी होती है एलिमिनेट करने की। उस कैपेसिटी से ऊपर वो एलिमिनेट नहीं कर सकता। आप ड्रग बढ़ा दोगे तो वो कहता है भाई मुझे माफ कर दो, इससे ज्यादा यार मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, मैं प्रोसेस की ये लिमिटेशन है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन, के जिस ऑर्गन ने उसको एलिमिनेट करना होता है उसकी कैपेसिटी एक लो होती है। हम ड्रग बढ़ा दें और एक्सपेक्ट करें कि जी एलिमिनेशन बढ़ जाए, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ द ऑर्गन वो हाथ जोड़ लेता है कि भाई मैं लिमिटेड हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। अब आगे आते हैं, हमारे पास बेटा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सिर्फ 3 ड्रग्स हैं, ए, पी एंड ई। एस्प्रिन, फेनिटोइन। यार यहाँ पे सुन लो यार, सुन लो, ताड़ी मेहरबानी। एस्प्रिन एंड फेनिटोइन, अगर आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सी ड्रग्स फॉलो करती हैं, आप कहते हो जी एस्प्रिन। दूसरा कहता है नाना सर एस्प्रिन के साथ से फेनिटोइन भी होती है, तो आप दोनों गलत हो। अगर आपने ये नहीं कहा ना कि एस्प्रिन एट हाई डोजेस, फेनिटोइन एट हाई डोजेस, ये आपने नहीं कहा, इसका मतलब है आपको बेटा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं मिला। वाई? मैंने अभी बात की कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, कैपेसिटी लिमिटेड। कैपेसिटी लिमिटेड का मतलब यह है कि उनकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अगर हम एस्प्रिन देते हैं और फेनिटोइन देते हैं, और एस्प्रिन और फेनिटोइन जब किडनी से रिमूव हो रही होती हैं, अगर हम देते हैं एस्प्रिन इन वेरी लो अमाउंट्स, very low amounts, let's suppose aspirin is excreted via kidneys, मैं सपोज करता हूं कि जी जो एस्प्रिन के अंदर जब एलिमिनेट होती है और जो प्रोसेस उसको एक्सक्रीट करवा रहा है किडनी से, उसकी कैपेसिटी है 10, हमने एस्प्रिन दी ही 5 है, हमने एस्प्रिन दी ही 5 है, उसकी कैपेसिटी 10 की है, तो एट लो डोज एस्प्रिन विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने 5 दी, 5 निकल गई, हमने 6 दी, 6 निकल गई। लेट्स सपोज 7, 8, 9, 10 तक हम जितनी देंगे, हम डोज बढ़ाते गए तो एलिमिनेशन में बढ़ती गई। लेकिन 10 के बाद जैसे ही हम क्रॉस करेंगे लिमिट को, हम देते हैं अब 20 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन, लेट्स सपोज, तो वो अभी भी फिर 10 ही एक्सक्रीट करेगा। वाई? वो कहेगा भाई मेरी कैपेसिटी 10 की है, किडनी का प्रोसेस बोलेगा। हम एस्प्रिन देते हैं 1000, तो किडनी के प्रोसेस बोलेगा भाई आप 1000 की जगह अगर 10,000 भी दे दो ना, मैंने 10 मिलीग्राम ही एक्सक्रीट करनी है। तो हम कह सकते हैं एस्प्रिन एंड फेनिटोइन एट लो डोजेस दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन,
but at high doses, aspirin and phenytoin, they follow the zero order kinetics of elimination. Because why? Because the capacity of the eliminating processes, it is achieved, or it becomes saturable, or it becomes जो भी है at higher doses. But in case of ethanol, third drug, the elimination, it is zero order approximately at all the doses. Approximately का वर्ड मैं लिखना भूल गया. Approximately at all the doses. इसका मतलब ये है कि एथानोल की जो क्लियरेंस है वो इतनी कम है कि हम बहुत थोड़ी भी एथानोल दें तो भी वो जीरो ऑर्डर ही रहती है. मतलब इसको जो एलिमिनेटिंग प्रोसेस है उसकी इतनी कम एलिमिनेटिंग कैपेसिटी है कि एथानोल, it follows the zero order kinetics almost at all doses. Not on all doses, almost on all doses. कौन बताएगा जी which statement is correct from these two statements? इसको आराम से पढ़ो बेटा, take your time. सर सेकंड वाली. Second वाली correct है. Disease, age and other variables, they alter the volume of distribution of drug much more than they alter its clearance. Okay. बेटा ऊपर वाली ठीक है. क्यों? देखो अब जो diseases होती है ना, diseases they compromise the functions of the organs. Let's suppose आपको नहीं, अल्लाह माफ करे, किसी पेशेंट को डिजीज है किडनी की, अब उसका किडनी फेलियर है या किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसकी क्लियरेंस ज्यादा इफेक्ट होगी बिकॉज किडनी इज इन्वॉल्व इन द क्लियरेंस प्राइमरीली. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, वो आप ड्रग देंगे पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर जहां जहां उसने यहाँ वहाँ घूमना फिरना है घूमे फिरेगी, हर जगह जाएगी. ठीक है. बट डिजीजेस दे कैन ऑल्टर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट when we are comparing clearance and volume of distribution, इनमें से कौन सी ज्यादा इफेक्ट होगा डिजीज से, डेट इज क्लियरेंस. इसी तरह लिवर की डिजीज है तो क्लियरेंस इफेक्ट होगी, और इसी तरह अगर किसी और ऑर्गन सिस्टम की डिजीज है तो क्लियरेंस सबसे पहले जो है वो इफेक्ट होती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाद में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम योर मिनी कैट्सन, एग्जैक्ट डिटो कॉपी मैंने वहां से उठाई है. क्लियरेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एलिमिनेट द ड्रग. सही बात है कि मेजर ऑफ द बॉडी एबिलिटी की बॉडी में कितनी कैपेसिटी है कि वो ड्रग को एलिमिनेट कर सकती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन उसका कम है कि ज्यादा है. वेयर एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस इन द बॉडी विच इज अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग. अब अगर एक ड्रग सिर्फ ब्लड के अंदर है, इसका मतलब बॉडी में वो कम स्पेस के अंदर है. सिर्फ ब्लड के अंदर है, सिर्फ वेसल्स के अंदर ही है, तो बॉडी की उसने बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लो होगा. और जो एक बार वेसल से निकल के पूरी बॉडी में फैल गई, ऑब्वियस सी बात है, तो पूरी बॉडी की स्पेस में फैल गई तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाई होगा. व्हाट इज हाफ लाइफ, कौन बताएगा जी? हाफ लाइफ मैं ही पकड़ लेता हूँ यार, नाम तो ठहर जाओ तुम लोग फिर. है रोल नंबर 148, शफक सहर. What is half life? Yes, sir. What is half life, beta? Half life denoted by T half. सर वो टाइम जिस पे ना वो ड्रग का 50% रिमेन हो, उस टाइम का हाफ लाइफ कहते हैं. और कोई बेटा, और कोई बच्चा? 10 रुपए दूंगा भाई, लो अब तो बोली लगा दी. The concentration of a drug in the plasma. Means Time required for the amount of drug. the elimination. The elimination के आगे. Sir, it is the time required to change the amount of drug in the body by half of the half during elimination process. ये कौन बोल रहे भाई? नकीब बड़ा बोल यार.
सर मैंने बताया कि it is the time required to change the amount of drug in the body by 1/2 due to elimination. Sir, the amount of the time required for the amount of a drug in the plasma to reduce by 50. ठीक है, सुमेरा ने ठीक बताया, बट नकीब यार तू मेरी बात सुन बेटा, यार तेरे जैसे बच्चे होते हैं जिनका ना मैं प्रॉफ में वाइवा नहीं लेता, मैं सच बता रहा हूँ। सीनियर से पूछना, कुछ बच्चों का मैं वाइवा लेता ही कोई नहीं, उनको वैसे ही भगा देता हूँ, चलो जाओ शाबाश। आपने इतनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन बताई एंड दिस डेफिनेशन हैज लेफ्ट so much good impact on me. सच में यार, you are too good. Let me elaborate and explain this definition for everyone. लिखा हुआ छोड़ दो, just listen to me. हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? हाफ लाइफ आधी लाइफ, ठीक है। अब जब भी हम किसी ड्रग को देते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है जी? ब्लड के अंदर, फिर एक्शन करती है एंड इन द मीन वाइल मेटाबॉलिज्म भी साथ साथ चल रहा होता है। हम बुक्स में जहां भी पढ़ेंगे ना, वहां लिखा होगा कि जी हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच half of the concentration of the drug is metabolized in the body. ये लिखो, आपने एक ड्रग दी 10 मिलीग्राम और 1 घंटे के बाद वो मेटाबलाइज होके 5 हो गई, तो आप कहेंगे जी हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग इज 1 आवर। अब 5 रह गई, नेक्स्ट 1 घंटे के बाद 5 जो है वो मेटाबलाइज होगी, उसमें से आधी रह जाएगी 2.5। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 10 मिलीग्राम देती, हाफ लाइफ 1 आवर है, आफ्टर 1 आवर 10 में से 5 रह जाएगी, आफ्टर नेक्स्ट 1 आवर 5 में से 2.5 रह जाएगी, आफ्टर नेक्स्ट 1 आवर 2.5 में से 1.25 रह जानी है। दिस इज हाफ लाइफ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जी जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एलिमिनेशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन इट इज इक्वल टू ड्रग मेटाबॉलिज्म प्लस ड्रग एक्सक्रीशन। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है उन लोगों से जो कहते हैं कि जी half life it is the time during which half of the initial concentration of the drug is metabolized. मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म होता ही कोई नहीं, तो जैसी दी वैसी ही बाहर निकल गई। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपने दी, टैबलेट दी, ब्लड में गई, ब्लड से सीधा वो गई लिवर सॉरी किडनी के अंदर, किडनी ने क्या किया, चल भाई बाहर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई उसकी, सीधा बाहर, और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होती है। इन दो प्रोसेस से किडनी पेनिसिलिन को उठा के बाहर फेंक देता है। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन? इसका तो मेटाबॉलिज्म होता ही कोई नहीं, इसकी तो डायरेक्ट एक्सक्रीशन होती है। तो मैं बार बार क्या कहता हूँ, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन इट इज इक्वल टू एलिमिनेशन। आपको कहना चाहिए इट इज द टाइम, हाफ लाइफ इज इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज eliminated from the body। मेटाबॉलिज्म नहीं कहना, एक्सक्रीशन नहीं कहना, एलिमिनेशन कहना है आपने। और ये बात की नकीब ने, मैं हैरान हूँ कि इसने कैसे कर दी ये बात, ये तो किसी बुक में लिखा ही नहीं हुआ। बेटा तू इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तू आगे जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी एन एक्सीलेंट डॉक्टर इन फ्यूचर इफ यू कीप ऑन स्टडीइंग लाइक दिस। सो दिस इज द हाफ लाइफ। अच्छा अब ये अब आप जो मर्जी बोल दो, सुमेरा ने भी ठीक बताया और भी जिसने बताया बिल्कुल ठीक बताया, मैं मान लूंगा। मुझे आके इतना कह दो कि सर वो टाइम जिसमें आधी ड्रग जो है वो फारिग हो जाती है, मैं मान लूंगा दिस इज हाफ लाइफ। बट एक्सटर्नल क्या कहेंगे, वो ये सुनना चाहेगा, ये वाला वर्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने 10 मिलीग्राम दी, तो उसकी हाफ लाइफ है ड्रग की 1 आवर, तो 1 आवर के बाद 10 में से 5 रह जानी है। अब ये 5 जो होगी, दिस विल बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। वो ये सुनना चाहते हैं कि जी अब 10 नहीं है, अब 5 है, नाउ दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब 1 घंटे के बाद उस 5 में से 2.5 बच जानी है, बाकी एलिमिनेट हो जानी है। अब नाउ दिस 2.5 इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। दे वांट टू हियर अबाउट दिस वर्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस है ना, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे चीजें।
So it is the time during which half of the initial concentration of the drug is eliminated from the body. It is labeled as half-life. Shabash. Okay. बायो अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का बेटा, दैट इज ऑक रूट ओवर आर्क आईवी, कि आपने जिस रूट से दी उसके बाद कितनी अवेलेबल हुई डिवाइडेड बाय ऑक आईवी। आईवी से हम देते हैं तो बेटा कितनी ड्रग जाती है 100%, 100%, ठीक है। तो अब हम देते हैं ओरल रूट से, वो ड्रग ब्लड में पहुंचती है 80%, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी इक्वल टू 0.8, और जो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है, ऐसे 1, इससे ऊपर हो ही नहीं सकती। वाई? बिकॉज आईवी की तो होती है 100%, तो हम डिनोमिनेटर में आईवी की जगह लिखेंगे 100, और अगर हमारे पास वही ड्रग जो हमने आईवी दी 100% पहुंच गई ब्लड में, और वही ड्रग अगर हमने टैबलेट फॉर्म में ली और वो 100% ब्लड में पहुंच गई, लेट्स सपोज, तो उसकी भी कितनी होगी, ओरल रूट से होगी उसकी 100%, और आईवी रूट से भी उसकी कितनी हो गई 100%, इट विल बी इक्वल टू 1। मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी कैन बी 1, और यार इतनी होती कोई नहीं है, हमेशा इससे कम होती है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, क्योंकि आईवी की हमेशा 100% होती है, बाकियों की 100 से कम ही होगी, 95 हो सकती है, 98 हो सकती है, 80, 70, 30, 10। सो लेकिन अगर किसी की ओरल रूट से या किसी दूसरे रूट से 100% हो तो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी 1 आ सकती है, इससे ऊपर हो ही नहीं सकती। ये कौन बताएगा जी, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रो ड्रग्स। अब प्रो ड्रग क्या होती है, कौन बताएगा, अब बताओ भाई। Sir, inactive form of the drug. शाबाश, वेरी गुड। So inactive form of drug, it is called a prodrug. So this drug inactive form, it needs to be activated in the body before its action. ड्रग आपने ले ली, बीच में वो मेटाबलाइज हुई, करते कराते अल्टीमेटली जो पहुंच गई ब्लड के अंदर, दैट विल बी द अमाउंट अवेलेबल इन द। अच्छा यार, ये आखिरी पॉइंट है, ये समझ लो यार, ताड़ी मेहरबानी, मैं फिर बंद कर देता हूँ, बस प्लीज सुन लो यार, ताड़ी मेहरबानी। देखो भाई, एक प्रो ड्रग है हमारे पास, क्लोपिडोग्रेल, लेट्स सपोज, आपने 100 मिलीग्राम दी, 100 ओरल टैबलेट दी, स्टमक में डिस्ट्रॉय हुई, इंटेस्टाइन के एंजाइम ने उसको खराब किया, एब्जॉर्ब हो गई, सबसे पहले लिवर में गई, लिवर ने जो है उसको तबाह किया, ब्लड में चली गई। अब हम सपोज करते हैं कि 100 में से वो पहुंची कितनी, 60 पहुंची, 60% या 60 मिलीग्राम पहुंची, तो आप क्या कहेंगे कि जी सर 60% पहुंची है, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 इट इज इक्वल टू 0.6। सर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ क्लोपिडोग्रेल इज 0.6। नो, यू आर रॉन्ग। और बेटा जो 60 ब्लड में पहुंच गई है ना, वो है प्रो ड्रग, वो है इनएक्टिव। अब वो जो प्रो ड्रग है वो क्या होती है, वो बेटा जो प्रो ड्रग है वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय मेटाबॉलिज्म, लिवर में हुआ या इवन ब्लड के अंदर भी हुआ, ब्लड में एंजाइम ने उसको कन्वर्ट किया, कहीं भी हुआ। अब मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ मेटाबॉलिज्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, या जेनेटिकली उस पेशेंट के अंदर जो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम था क्लोपिडोग्रेल का वो कम था, तो कम मेटाबॉलिज्म होगा, एक्टिव फॉर्म कम बनेगी। और अगर किसी पर्सन में या उसी बंदे में जेनेटिकली जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट था, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, ज़्यादा एंजाइम था, तो उसका अब जो है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। किसी पेशेंट में जिसमें 60 पहुंची ब्लड के अंदर, तो आफ्टर एक्टिवेशन प्रोडक्ट टू एक्टिव ड्रग में जब उसकी एक्टिवेशन होती है, तो किसी में 60 में से 30 होती, 30 एक्टिवेट होती है, किसी में 60 में से 40 एक्टिवेट होती है, किसी में 60 में से 10 एक्टिवेट होती है। तो बेटा जो अल्टीमेटली एक्टिव फॉर्म बनती है ना, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी, कि वो ही बची हमें। 100 मिलीग्राम दी, उसमें से पहुंची 60 में से जो फिर मेटाबलाइज होके मिली हमें, वो हम खा सकते हैं, वो एक्शन करेगी। और सारी प्रो ड्रग पहुंच जाए 100 की 100, हमें कोई फायदा नहीं उसका,
आप उसका टीका लगा दो, आईवी दे दो, आपने 100 मिलीग्राम उसको आईवी दी, वो 100 की 100 पहुंच गई, क्या आप कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 1 है? और नहीं बेटा, वो 100% ब्लड में पहुंच भी जाए, जब तक मेटाबॉलिज्म के बाद हमें जितनी अमाउंट नहीं मिलती, हमारे लिए वो प्रोडक्ट बेकार है। तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो एक्टिव ड्रग हमें मिलती है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोड्रग्स। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है वाइवा का, what will be the bioavailability of prodrugs? So bioavailability of prodrugs will be the amount of drug that we finally get after the activation of prodrug into the drug. और किसी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि ultimately the amount of active drug which reaches the receptor or the target site of action, that is the bioavailability of the prodrug. Extremely important point. ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये देखो मैं सिंगल डोज दी एक ड्रग की, ये 2 रूट से दी, इंट्रावीनस दी तो वो सीधा जितनी दी उतनी पहुंच गई। ये देखो ये पूरा सीधी लाइन ऊपर जा रही है। एट जीरो टाइम हमने जितनी ड्रग दी वो पूरी की पूरी पहुंच गई। ये इधर ये देखो जी, ये सीधी लाइन पूरी पहुंच गई। जब हमने ओरल दी तो वो बेटा आराम आराम से पहुंची है, देखो एंज एंज करके टाइम गुजरता गया, आहिस्ता 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 एब्जॉर्प्शन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और वो इतनी पहुंची बस, ये इतनी। दिस इज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग गिवन बाय ओरल रूट। और इतनी बायोअवेलेबिलिटी भी काफी टाइम बाद, ये देखो 2.5 घंटे के बाद हुई, 2.5 घंटे के बाद ओरली दी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी इतनी पहुंची, जबकि ये जो आईवी थी कोई 2.5 घंटे नहीं लगे, वो 0 आवर पे जब दी उसी वक्त ही मैक्सिमम पहुंच गई जितनी दी। उसके बाद आराम आराम से, उसके बाद जो इनकी वो है ना एलिमिनेशन, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। ये देखो ये आईवी ड्रग जो दी थी वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, और जो मैं ओरल दी थी वो भी ऑलमोस्ट सेम है, आराम आराम से देखो वो भी आराम आराम से एलिमिनेट हो रही है। ये देखो, तो दिस इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कैलकुलेशन और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इफ वी गिव द सिंगल डोज, एक ही हमने दी, बट इफ वी गिव द मल्टीपल डोजेज, देखो ये हमने एक डोज नहीं दी, हमने मल्टीपल डोजेज दी, बार बार दी। और ये and it in this diagram the dose is being given by only IV route। देखो जी, ये जो भी रूट है पढ़ लेना, मुझे याद नहीं बुक में क्या लिखा हुआ। एट 0 आवर हमने जो है एक ड्रग दी, ये देखो जितनी ड्रग दी उतनी पहुंच गई, ये देखो जितनी ड्रग दी उतनी पहुंची। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो रही थी, फिर हमने इस पॉइंट पे हमने और ड्रग दी तो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, हमने फिर ड्रग दे दी, वो फिर बढ़ गई, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, हमने फिर और डोज दे दी, वो फिर बढ़ गई, एंड सो ऑन। साइकिल चलता रहना है ऐसे। और भाई अब हम कैसे बताएं कि जी इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं बेटा, पीक एंड ट्रफ कंसंट्रेशन ले लेते हैं। पीक एंड ट्रफ का पता ही होगा ना वेव फॉर्म के अंदर। एक हम ले लेंगे पीक ऐसे, ये वाला पॉइंट ट्रफ पॉइंट है, ये वाला नहीं, इसमें हम करते हैं 2 पीक लेते हैं या 2 ट्रफ लेते हैं, ऐसे होता है जैसे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 ट्रफ, ये भी ट्रफ पॉइंट है और ये भी ट्रफ पॉइंट है, ठीक है। ये वाला, इन दोनों के बीच में हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इतनी है, ये दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बिटवीन दीज टू। तो this is how we calculate the bioavailability of the drugs given by multiple doses। बायो इक्विवेलेंस क्या होती है जी, कोई बच्चा बता दे। bio equivalence mean equal। if the two drugs they are biologically equal then they are said to be bioequivalent। अब टू ड्रग्स का मतलब ये है कि जी हमारे पास एक ड्रग है, उसको 25 कंपनियां बना रही हैं और हर कोई अपने मेथड से बना रही है। आप अपने घर में
चाय बनाएं डिफरेंट होगी, दोस्त के घर में चाय पिए वो और जायका होता है, बाहर ठेले पे जाके पीते हैं उसका जो टेस्ट है वो और होता है। तो हम क्या डिस्क्राइब करते हैं जी, हर बंदे के हाथ में जायका है। हाथ में जायका कोई नहीं होता, स्टेप्स का होता है। कोई पत्ती 2 चम्मच डालता है, कोई 1 चम्मच डालता है। किसी के घर का चूल्हा बहुत तेज होता है, किसी के घर का चूल्हा बहुत फारिग होता है। किसी के घर में अच्छा दूध आता है, किसी के घर में मिलावट का दूध आता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो सेम ड्रग है, उसको अगर 25 कंपनियां बना रही हैं तो हर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग मेथड, बनाने वाले डिफरेंट होते हैं। तो बायोलॉजिकली जब हम ड्रग देते हैं, एक ही ड्रग एक कंपनी की और एक ही ड्रग दूसरी कंपनी की डिफरेंट टाइम पे एक ही बंदे को देते हैं, तो उसका ना सिर्फ इफेक्ट डिफरेंट होता है, उसके बाकी पैरामीटर भी डिफरेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ डिफरेंट होता है और उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर दो कंपनीज की सेम ड्रग्स बिल्कुल सेम काम करें, देन वी से दैट द ड्रग्स ऑफ बोथ द कंपनीज दे आर बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सॉरी आप तो डॉक्टर हो यार, सॉरी, आपके पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब जरा महंगी दवाई लिख के देना, डॉक्टर साहब जरा अच्छी कंपनी की लिख के देना। वो अच्छी कंपनी का मतलब ये होता है कि वो ड्रग लिख के देना डॉक्टर साहब जो बेहतर काम करे। और यूजुअली जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी दवाएं महंगी होती हैं। महंगी इसलिए होती हैं बिकॉज उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। आप 80 रुपए का शवारमा भी खाते हैं जिस पे लिखा होता है वाकई बड़ा शवारमा, और आप 400-500 का भी शवारमा खाते हैं किसी ब्रांडेड शॉप से, आपको 50 रुपए का बर्गर मिल जाता है। और मैकडोनल्ड से आपको 500 का बर्गर मिलता है। मैकडोनल्ड की मशीनें जाके देख लो, उनकी हाइजीन देख लो, उनकी प्रोसेसिंग देख लो, और होता भी छोटा है मैकडोनल्ड का यार, जाती है यार सच में। चलो ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द बायो इक्विवेलेंस। ठीक है, अच्छी कंपनी महंगी दवाई रखती है तो वो उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करती है। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, मुझे डायग्राम मिल जाए बस, छुट्टी उसके बाद। ये वाली, ये भाई दिस इज लास्ट। ओके बेटा, एक और अच्छी है वो मिल जाए ना, ये भी बता देता हूँ। चलो ये तो कर लो ना पहले, लास्ट ये बेटा जी। देखो जी, हमने एक ड्रग दी, यहाँ पे हम दे रहे हैं जी इन्फ्यूजन से। ठीक है, 0 पॉइंट पे हमने कोई ड्रग दी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इन्फ्यूजन दिया। इन्फ्यूजन का मतलब होता है जी ड्रिप के अंदर जब हम देते हैं ना, स्लो स्लो कतरा कतरा जा रहा होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है कॉन्सेंट्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अगर हम आईवी इंजेक्शन देते हैं वो तो एकदम से ऊपर चली जाती है ना कॉन्सेंट्रेशन, एकदम ऊपर सीधा ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर चली जाती है। इन्फ्यूजन दिया तो बेटा देखो आराम आराम से जा रही है ये ऐसे। और अल्टीमेटली एक पॉइंट आया बेटा जब उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगी ब्लड के अंदर। हमने इन्फ्यूजन स्टार्ट किया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बढ़ती गई बढ़ती गई। अल्टीमेटली उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना फिक्स हो गई प्लाज्मा के अंदर, वो बढ़ी नहीं यार। मतलब लेट्स सपोज उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 100, हम इन्फ्यूजन बंद नहीं किया, इन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन वो 100 से 101 नहीं गई। वाई? बिकॉज जब हम ड्रग देते हैं तो वो ड्रग जो है इन्फ्यूजन में जब ड्रग देते हैं तो बेटा वो ड्रग बढ़ रही होती है। ये देखो वो ड्रग जो है वो बढ़ रही है, ऐसे अकोमलेट हो रही होती है, पर लेकिन साथ साथ बेटा वो इलिमिनेट भी तो हो रही होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता निकल भी तो रही होती है ना, या मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है या एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो इसलिए फिर एक पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है वो उस, ये देखो अब ये डायग्राम समझ लो। हमने ड्रग दी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई साथ ही कम होगी, फिर ड्रग दी वो बढ़ गई फिर कम होगी, फिर ड्रग दी वो बढ़ गई फिर कम होगी, बड़ी कम हुई बड़ी कम हुई, क्योंकि एलिमिनेशन साथ साथ हो रही होती है ना। फिर बेटा एक पॉइंट आ गया ये वाला, इस पॉइंट पे ड्रग बढ़ी कोई नहीं, फिर उतनी ही रही। ये देखो ऐसे जितनी बढ़ी उतनी ही कम हुई, जितनी बढ़ी उतनी ही कम हुई। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, वेयर steady state concentration is defined as the point where administration of drug it is equal to the elimination of drug।
हमने 10 ड्रग दी, 10 ही एलिमिनेट हो रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और दिस इज द कांस्टेंट स्टेट। इसमें ड्रग इतनी ही रहेगी, आप जितनी मर्जी ड्रग बढ़ा दो, आप 100 बढ़ाओगे ड्रग भी 100 एलिमिनेट होगी, आप 200 बढ़ाओगे ड्रग भी 200 एलिमिनेट होगी। बात समझने की जरूरत है बेटा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, दैट एट दिस पॉइंट further addition of drug does not increase the drug concentration in the plasma beyond that point। शुरू में तो बढ़ेगी क्योंकि शुरू में प्लाज्मा में है ही नहीं, बहुत थोड़ी है। तो ये बात कर रहा था मैं कि जी इन्फ्यूजन स्टार्ट किया, इन्फ्यूजन स्टार्ट किया तो बढ़ती की ड्रग बढ़ती की, फिर एक कांस्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट होगी, उसके बाद वो नहीं बढ़ी तो हमने फिर इन्फ्यूजन को बंद कर दिया इस पॉइंट पे कि रहने दो भाई, नहीं बढ़ रही। जब इन्फ्यूजन बंद किया तो वो फिर क्या हुआ, अब हम ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर रहे। अब एडमिनिस्टर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जो प्लाज्मा में ड्रग है वो इलिमिनेट तो होगी ना, तो वो इलिमिनेट होती रहेगी अपने अपने स्टाइल के साथ, जैसे जैसे वो हो रही थी। बात समझ आई बेटा। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा हम हाफ लाइफ के साथ। इस पॉइंट के ऊपर, एट दिस पॉइंट, डायग्राम अच्छी ढूंढता हूँ, एक मिनट रुको यार। चलो उसी से ही काम चलाते हैं, मुझे मिल नहीं रही, इससे ही काम चलाते हैं, ठीक है। ओके मुझे इसमें ना एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, मैं वैसे आपको ना 1 to 1 समझा देता हूँ। लेकिन हमने एक ड्रग दी 100%, हमने एक ड्रग दी और आईवी ड्रग दी और 100 मिलीग्राम दी, और ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी जी 100। उसकी जो हाफ लाइफ है बेटा वो 1 है, 1 आवर है। आफ्टर 1 आवर 100 में से कितनी बच जाएगी 50। अब 50 इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आफ्टर अनदर 1 आवर 50 में से कितनी बच जाएगी जी 25। आफ्टर एन अदर 1 आवर 25 में से कितनी बच जाएगी बेटा 12.5। तीन हाफ लाइफ में पहले 50 हुई, फिर 25 हुई, फिर 12.5 हुई, 3 हाफ लाइफ हो गई हैं। और चौथी हाफ लाइफ के बाद 12.5 से वो कितनी हो जाएगी बेटा 6.125। ठीक है, एंड सो ऑन। तो 4 हाफ लाइफ के बाद वो बच गई कितनी 6.25। ठीक है, 100 में से। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 4 हाफ लाइफ approximately all the amount of drug it is eliminated। हम अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट क्लिनिकली। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह तो फिर बहुत घंटों के बाद हो जाएगी ना, जीरो तो बहुत देर बाद होगी ना, क्योंकि वो हाफ ऑफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फ्रैक्शन में भी 0.02 कुछ ना कुछ बची बची होगी बॉडी के अंदर। बट क्लिनिकली हम कहते हैं कि आफ्टर 4 हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली all the amount is cleared, all the amount is eliminated from the body, और ड्रग का इफेक्ट ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर 4 हाफ लाइफ उसकी कितनी अमाउंट बची होगी 6.125, जो कि हम नेग्लिजिबल लेते हैं। अगर उसकी थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन 100 है, 6.125 इट इज नथिंग। तो 4 का वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, 4 का वर्ड आपने याद रखना है। अच्छा, इसी तरह वही ड्रग है, वही ड्रग है, हमने 100 मिलीग्राम ओरली दे दी। ठीक है, 100 मिलीग्राम। तो जब वो एब्जॉर्ब होके जाएगी, और हमें पता है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, उसकी हाफ लाइफ है 1 आवर। तो आस्ते आस्ते एब्जॉर्ब होगी, आस्ते आस्ते बॉडी के अंदर जाएगी। तो 100 मिलीग्राम दी हमने, बॉडी में चली गई। अच्छा, पहले मैंने बताया एलिमिनेशन के आफ्टर 4 हाफ लाइफ ड्रग इज अप्रोक्सीमेटली एलिमिनेटेड, जो कितनी बच जाती है 6.125। अब ये हमने बात की एलिमिनेशन की, अब हम बात करते हैं उसकी थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन की। सेम ड्रग है, ठीक है, सेम ड्रग है, आपने दी पेशेंट को 100 मिलीग्राम दी,
100 मिलीग्राम चली गई, IV दिया आपने, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जैसे हमने एलिमिनेशन के फॉलो किए। आपने 100 मिलीग्राम IV दी, आफ्टर 1 आवर जो है क्या होगा, उसकी 50% कॉन्सेंट्रेशन होगी किसके अंदर, प्लाज्मा में 50% फारिग हो जानी है। आपने और दे दी 100 मिलीग्राम, कितनी दे दी, और दे दी। अब ये टोटल कितनी हो गई, 50% बची हुई है, 100 आपने और दे दी, ये अब टोटल होगी 150। अब 150 होगी टोटल। अब इसकी हाफ लाइफ जब होगी नेक्स्ट 1 आवर के बाद, अब जब बच जाएगी 75। ओके हो गया, 2 हाफ लाइफ के बाद 75 मिल गई हमें प्लाज्मा के अंदर। अब आपने 100 मिलीग्राम और दे दी, ये बन जाएगा जी 175, क्योंकि पहले वाली 75 बची हुई है, आपने 100 और दे दी। तो फिर नेक्स्ट 1 घंटे के बाद 175 का आधा 87 पॉइंट समथिंग 87% जो है वो पहुंच जाएगी, वो जो है वो होगी उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर। अब आपने और दे दी 100 मिलीग्राम IV, अब हो जाएगी ये 187। नेक्स्ट 1 घंटे के बाद वो कितनी हो जाएगी, 91%, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 91%। तो 4 हाफ लाइफ के बाद 91% हमें मिल गई ब्लड के अंदर। तो हम कहते हैं कि जी the therapeutic concentration it is achieved in the blood approximately after 4 half lives. We can say बुक में कहीं लिखा हुआ है 3 to 4, कहीं लिखा हुआ है कि जी 4, तो दोनों ठीक है, ठीक है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ हमें 82% मिली थी, आफ्टर 4 हाफ लाइफ हमें 91% मिली है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ हमें मिली थी 87%, आफ्टर 4 हाफ लाइफ हमें मिली थी 91%, तकरीबन ठीक है। So we can say that approximately 4 half-lives they are required for the achievement of therapeutic concentration in the blood, and 4 half-lives they are required, approximately 4 half-lives are required for the approximate elimination of drug from the body. Very important point. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड और ये फोर्थ। आफ्टर 4 हाफ लाइफ वी गेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। और इसी तरह बेटा अब यहाँ पे हमने ड्रग देना बंद कर दी, सिर्फ एलिमिनेशन हो रही है, फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकेंड, थर्ड। आफ्टर 4 हाफ लाइफ ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये चीज मैंने समझानी थी 4 वाली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ड्रग देना स्टार्ट की, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, ठीक है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ बेटा वो इतनी थी, सॉरी। आफ्टर 4 हाफ लाइफ 100% नहीं है, बट वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 91% ऑफ द ड्रग इन द सिस्टम। और इसी तरह ये एलिमिनेशन को भी फॉलो कर सकते हैं हम, ये एलिमिनेशन को, फर्स्ट हाफ लाइफ में कितनी एलिमिनेट हुई, सेकेंड में, थर्ड में, और 4 हाफ लाइफ के बाद ये वाला, ये दिस पॉइंट आफ्टर 4 हाफ लाइफ ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग इज हैज बीन एलिमिनेटेड। बेटा इसको पढ़ना मजीद, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गुड लक फॉर योर टेस्ट। अच्छे से पढ़ना, कंसेप्चुअल पढ़ना। मैंने काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस डाले हैं आपकी बार, वो इसलिए बेटा कि मैंने आज तक ना जनरल फार्माकोलॉजी इतनी एक्सटेंसिवली किसी क्लास को पढ़ाई नहीं है। आप पहली क्लास हो जिसको मैं इतना एक्सटेंसिव पढ़ा रहा हूँ। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक जनरल फार्माकोलॉजी। मैं खुश हूँ आज, शुक्र है अल्लाह का, ये ख़त्म हुई, जान छूटी इससे। लड़ी गई है यार, 2 महीने हो गए, जनरली चल रही है। तो इंशाल्लाह मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, ANS से स्टार्ट करेंगे। और अच्छा यूनिट है, बहुत अच्छा यूनिट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो गुड लक और कल अच्छा परफॉर्म करना। काफ़ी क्वेश्चन न्यू डाले हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ना। जैसे पढ़ाया बेटा वैसे क्वेश्चन डालें।